नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप ठाकुर है और मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी हूँ और एक मानसिक रोग विशेषज्ञ यानी साइकियाट्रिस्ट हूँ। तो दोस्तों, साथियों और मेरे सहकर्मियों, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है और इस बार की जो थीम यानी इस बार किस विचारधारा के साथ ये मनाया जा रहा है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, यानी मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए, यानी सभी का मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य सभी तक पहुंचे तभी ये संभव है कि सभी लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। 15 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और 15 साल से मेरे कुछ अनुभव हैं, कुछ सवाल जवाब हैं लोगों के मेरे प्रति, मानसिक रोगों के प्रति, मानसिक रोगियों के प्रति, दवाइयों के प्रति, इलाज के प्रति। आज मैंने उनका कुछ असेसमेंट किया, कुछ मैंने सोचा कि लोगों के क्या क्या सवाल होते हैं जिनका जवाब उनके लिए वास्तव में जानना जरूरी है। तो दोस्तों, हमारे देश में आंकड़े बताते हैं कि लगभग 80% से अधिक मानसिक रोगियों को अभी भी इलाज नहीं मिल रहा है। क्या ये सही है? सही है ना? राइट। मेरे को भी लगता है कि ये सच बात है कि वास्तव में 80% से अधिक मानसिक रोगी अभी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच रहे हैं। अभी भी उनको जो वास्तविक इलाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि मानसिक रोग विशेषज्ञों की बहुत कमी है इस देश में। अगर 50-60 साल पहले से ही हजारों साइकियाट्रिस्ट इस देश के अंदर होते तो हर किसी को पता होता कि मानसिक बीमारी क्या होती है, क्योंकि और कोई तो बता नहीं पाता है। और कोई फिजिशियन या दूसरे डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट या नाक कान गले के, बालों के, दांतों के, उन डॉक्टरों को तो पता ही नहीं कि भाई मानसिक रोग विशेषज्ञ वास्तव में क्या होता है, उनका काम करने का तरीका कैसे होता है, वो क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हमारे देश में अभी भी केवल 9000 साइकियाट्रिस्ट हैं, यानी कि 9000 मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। और आज मैं अगर किसी से पूछूं, एक आम राय भी किसी से लूं, तो हर किसी को पता है कि भाई आज के टाइम में तो हर किसी को साइकियाट्रिस्ट की शायद जरूरत है। क्यों लगता होगा कभी कभी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत तुमको, मेरे को? हाँ बिल्कुल, मेरे को भी जरूरत पड़ती है। साइकियाट्रिस्ट का मतलब यही नहीं है कि मैं केवल दवाई दूं, यानी जो आपकी साइकोलॉजी को ठीक कर सके, आपकी काउंसलिंग कर सके, आपकी कुछ बिलीफ सिस्टम को, आपके व्यवहार को चेंज कर सके, आपकी विचारधारा को बदल के। तो डेफिनेटली मैं भी इस चीज को 100% मानता हूं कि हर किसी को कभी ना कभी लाइफ में एक साइकियाट्रिस्ट की, काउंसलर की या साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। यस, नो? या। तो मैंने कुछ वजह ढूंढी कि अभी भी आज लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है कि वास्तव में साइकियाट्रिस्ट की जरूरत सभी को है, फिर भी लोग हम तक क्यों नहीं पहुंच रहे। तो उनके कुछ मेरे को सवाल दिखे आज। सबसे पहला सवाल मेरे को लगा वो है कि लोगों को लगता है कि साइकियाट्रिस्ट यानी पागलों का डॉक्टर। आज अभी लगभग 25-30 लोग बैठे हुए हैं, मरीज हैं सारे या उनके साथ वाले हैं। इनमें से कोई आपको पागल दिख रहा है? अभी कोई दिख रहा है क्या? कोई भी नहीं दिख रहा। यानी 30-40 लोगों में से अगर मेरे को एक भी पागल नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या साइकियाट्रिस्ट केवल पागलों के डॉक्टर हैं? कई बार मरीज आते हैं बड़े शर्म के साथ हिचकते हुए, साहब मैं तो डर लगता था साहब कि हाँ साहब वो पागलों के डॉक्टर हैं, वहाँ पे साहब पागल मरीज होंगे साहब, मैं कैसे जाऊँगा? मैंने कहा बाहर जाके वेटिंग हॉल में जाके देख कितने लोग हैं, होंगे साहब 30-40-50 एवरेज रहते हैं। इनमें से एक भी पागल दिख रहा है क्या? कि नहीं साहब, यहाँ तो एक नहीं दिखा। फिर तो लोगों के दिमाग में पता नहीं कब से और कैसे बिठा दिया गया है कि साइकियाट्रिस्ट मतलब पागलों का डॉक्टर। लेकिन अगर देखा जाए, हमारे हिसाब से देखा जाए तो मानसिक रोगों की कैटेगरी में केवल 2-3 बीमारियां हैं जिनको पागलपन की संज्ञा दी जा सकती है।
यानी जो मिट्टी खाते हैं, गोबर खाते हैं, कपड़े नहीं पहनते, नंगे रहते हैं, कचरे में पड़े रहते हैं, जिनको अपने नहाने धोने, खाने पीने, उठने बैठने का किसी चीज का होश नहीं है, डेफिनेटली उसको हम पागल बोल सकते हैं। लेकिन वो लोग कब आते हैं हमारे पास? वो होते भी 100 में से कोई एक जना होता है। हर 100 की जनसंख्या में से एक जना होता है कोई ऐसा मरीज। वो डेफिनेटली कई बार वो भी आता है, उनका इलाज तो हम करते हैं, जरूर करेंगे उनका इलाज। तो साइकियाट्रिस्ट केवल पागलों का डॉक्टर नहीं है, साइकियाट्रिस्ट बाकी और बीमारियों का डॉक्टर भी है। सबसे बड़ा है टेंशन, हेडेक, सिर दर्द, फिर आपका टेंशन, फिर आपका डिप्रेशन, आपका चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा, आपके डाउट, आपकी शंका, आपके वहम, आपकी नींद नहीं आना, आपकी बेचैनी रहना, आपकी घबराहट रहना, आपके शरीर में नसों में सुनना ही रहना, आपका बेहोश होना, आपके भूत प्रेत देवी देवता आत्मा परमात्मा शरीर के अंदर आना, रात में पेशाब निकल जाना, या बार बार हाथ धोना, या संकित रहना, या कॉन्फिडेंस लूज होना, या डर ज्यादा लगना, भयभीत ज्यादा रहना, संकित रहना, इन सब बीमारी, हालांकि बीमारी तो 400 तरह की है, लेकिन इन सब लक्षणों के भी हम डॉक्टर हैं। और डेफिनेटली आप में से सब लोग ज्यादातर वही होंगे। सो ये अगर दिमाग से हटा दिया जाए कि साइकियाट्रिस्ट केवल पागलों के डॉक्टर हैं, नो। साइकियाट्रिस्ट अगर देखा जाए तो WHO की डेफिनेशन है कि हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग। और मैं उसमें 5वीं चीज और जोड़ता हूं, एक फाइनेंशियल वेलबींग, यानी आपके आर्थिक, आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक, इन 5 चीजों को जो ठीक करवा सकता है वो है साइकियाट्रिस्ट। यस नो? बाकी डॉक्टरों का, अगर ये दांतों के डॉक्टर हैं, केवल दांतों के बारे में बात करेंगे। कोई आंखों का है, आंखों की बात करेगा। कोई हार्ट का है, हार्ट की बात करेगा। लिवर का है, लिवर की करेगा। किडनी का है, किडनी करेगा। हड्डियों का है, हड्डियों की बात करेगा। लेकिन हम साइकियाट्रिस्ट लोग, हम फिजिकल हेल्थ का ध्यान तो रखते ही हैं, क्योंकि MBBS किए हुए तो हैं ही हम लोग। लेकिन हम लोग आपकी मानसिक स्वास्थ्य, आपकी सामाजिक यानी पारिवारिक, यानी आपके घर में आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, आपके घर में, परिवार में, समाज में कैसे सुख शांति बनी रहे, वो चीज भी हम बताते हैं। आपकी आत्मा, अंतरात्मा कैसे स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आनंद में रहे, वो चीज भी हम बताते हैं। आप कैसे कर्जे से बचें, आप कैसे अपना फालतू के टेंशन मोल नहीं ले, कैसे आप दिखावटा पसंद, जो आपकी जो दिखावटी जिंदगी है, जिसके लिए आप पैसे अनाप शनाप खर्च करते हैं, कर्ज लेते हैं, बर्बाद होते हैं, उस चीज से कैसे बचें, ये भी हम बताते हैं। तो यानी देखा जाए, अगर फिजिकल हेल्थ को हटा भी दिया जाए तो फाइनेंशियल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, यानी इन 4 डायमेंशंस के डॉक्टर तो हम हो ही गए ना। तो साइकियाट्रिस्ट का स्कोप इतना बड़ा है, और हम कहते हैं कि हर घर में आज की तारीख में एक मरीज तो है ही, 2 मरीज भी होने लग गए। यानी एवरेज हमारे देश का जो आंकड़ा वो कहता है कि एवरेज हर घर में 4.8 लोग रहते हैं, यानी 5 लोगों का एक परिवार है एवरेज अगर देखा जाए तो। कई लोग घर में 2 लोग हैं, कईयों के 10 हैं। तो उन 5 लोगों में से एक जना, तो बहुत पहले मैं 8-10 साल, 7-8 साल पहले कहा करता था कि हर घर में एक मरीज तो है, यानी 5 में से एक, यानी 100 में से 20% लोग तो बहुत पहले से ही थे। 30% होने लग गए हैं, यानी दूसरा भी होने लगा है। यानी घर में अगर 2 मानसिक रोगी हो जाएंगे, मानसिक रोगी का मतलब केवल पागल होना नहीं है, घर में 2 अनिद्रा के, टेंशन के, सिर दर्द के, माइग्रेन के, बेचैनी के, घबराहट के, चिड़चिड़ापन के, गुस्सा के, इरिटेशन के, इंपल्सिविटी के, एंटी सोशल ट्रेट्स के, अगर 2-2 लोग अगर एक घर में हो जाएंगे तो बताइए उन बाकी के 3 लोगों की क्या हालत होने वाली है। घर में अगर एक भी रोगी हो जाता है तो हालत खराब हो जाती है, सब लोगों का मूड खराब रहता है, सब लोग इरिटेट रहते हैं, चाहे वो नशे का हो, चाहे एडिक्ट हो। यस नो? तो 2 रोगी होने लगे हैं, और ये अगर 3 होंगे तो आगे क्या होने वाला है, उससे बचने के लिए हमको अभी तैयार रहना चाहिए। दूसरा, हम लोगों से क्यों दूरी बना के रखते हैं लोग, कि हमारे पास कोई आता है तो कई बार उनको, इवन बड़े बड़े डॉक्टर तक सलाह दे देते हैं उनको कि वो तो दिमाग की दवा देंगे, साइकोलॉजी की दवा देंगे, वहां क्यों जा रहे हो। यार बिल्कुल, हम साइकोलॉजी के डॉक्टर हैं, हम दिमाग के डॉक्टर, तो दिमाग की दवा देंगे ना।
अगर मेरे पास कोई मरीज आएगा तो क्या नाखून की दवा दूंगा, बालों की दवा दूंगा, जूतों की दवा दूंगा, दांत की दवा दूंगा क्या, या कान की दवा दूंगा? अगर मैं साइकोलॉजी का डॉक्टर हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ, दिमाग का डॉक्टर हूँ, तो डेफिनेटली मैं दिमाग की ही दवा दूंगा और किसी चीज की दवा नहीं दूंगा। सबको बोल सकते हो बिल्कुल दिमाग का डॉक्टर दिमाग की ही दवा देगा, और मैं भी दूंगा, और मेरे जैसे और डॉक्टर हैं वो भी वही देंगे डेफिनेटली। लेकिन आपको जो हम दवा देंगे वो हम आपको सब फायदे नुकसान सोच समझ के देंगे। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। एक बच्ची आई थी, उसके क्या है कुछ पेट में दर्द होता था, सारी जांच वांच में कुछ नहीं निकला, तो किसी ने सलाह दी कि यार एक बार तुम डॉक्टर प्रदीप डागर को जाके दिखाओ, उसको अगर लगेगा कि उसके बस का लोगे तो वो यस बोलेगा, अदरवाइज वो मना कर देगा। मेरे को बताने से पहले वो एक सर्जन के पास और पहुंच गए। आप सर्जन जी ने उनको दवाई दी, कुछ भी दिया। वो एक्चुअली मेरे पास आके मैंने देखा साहब आपकी बस का रोग है या नहीं। मैंने कहा साहब देखो सारी जांच नॉर्मल है, इसका मतलब ये न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, यानी हमारे आंतों को भी सेकंड ब्रेन माना गया है, यानी हमारी आंतों को दूसरा दिमाग माना गया है। देखा होगा कईयों के गैस चढ़ती है, कईयों का दिमाग अपसेट होता है, फट से भूख खत्म हो जाती है, आपकी साइकोलॉजी का फटाक से पेट के ऊपर असर आता है। तो मैंने उसको देखा, देख के मैंने उसको कुछ दवाई दी। दवाई देने के बाद वो बाहर निकल गया, बाहर निकल के अंदर आया, अंदर आके दोबारा साहब आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, दवाई तो आपने लिख दी है। हाँ, मैंने साहब, उसने बोला कि साहब मैं डॉक्टर के पास गया था और उन्होंने मेरे को ये दवाइयाँ दी हैं। ठीक है चलो दिखाओ। फिर के साहब मैंने उनसे भी पूछ लिया था, मेरे को किसी और ने भेजा है, लेकिन मैंने उनसे भी पूछ लिया था कि साहब मैं डॉक्टर डागुर के यहाँ चला जाऊँ, उनके पास जाने की सोच रहा हूँ। अरे वहाँ पे जाते हैं वो नींद की दवा देंगे। मैंने फटाक से वो पर्चा देखा, देख के उनका नंबर लिया, नंबर फटाक से कॉल किया। मैंने हाँ सर डॉक्टर प्रदीप डागर बोल रहा हूँ। मैंने सर आपके पास कोई मरीज आए थे अभी सुबह? हाँ आया था। मैंने सर कोई बात नहीं थी उसके साथ? कि हाँ आपके पास जाने कह रहा था। हाँ सर मैंने आपको कुछ बोला उसको आपने? कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा कोई साइकोलॉजी मतलब ऐसे कोई ऐसा तो कुछ नहीं बोला मैंने कहा सर जी कोई बात नहीं, आपने ऐसा बोला कि वो तो नींद की दवा देंगे। मैंने कहा सच बताऊं सर, मैं पर्चा तो बहुत पहले लिख चुका हूँ, मेरे पर्चे को और आपके पर्चे को देखा हूँ तो आपके पर्चे में तो नींद की दवाई है, लेकिन मेरे पर्चे में नींद की दवाई नहीं है, जो मैं पहले लिख चुका हूँ। वो मरीज का घर वाला था, वो भी देख रहा था। मैंने कहा सर दोष आपका नहीं है, आपने जिस जमाने में एमबीबीएस की है उस टाइम पे रेडियोलॉजी आप जानते होंगे, आपके घर में डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजी उस टाइम पे वो लिया करते थे जो सबसे फैसिलिटी हुआ करते थे, क्योंकि रेडियोलॉजी में केवल एक ही चीज आती थी, एक्सरे। एक्सरे का डॉक्टर कोई भी बनना पसंद नहीं करता था। आज की तारीख में अगर पीजी में एंट्रेंस होता है तो सबसे टॉप पे क्या आता है? रेडियोलॉजी। उस जमाने में रेडियोलॉजी में केवल एक्सरे हुआ करता था, बाद में सोनोग्राफी आई, फिर सीटी स्कैन आई, फिर एमआरआई आई। रेडियोलॉजी का आपको प्रोग्रेस पता है, उससे भी कहीं ज्यादा प्रोग्रेस साइकियाट्री में हो चुकी है। आज से 40 साल पहले साइकियाट्री ब्रांच में या साइकियाट्रिस्ट के पास केवल नींद की दवाई हुआ करती थी, ज्यादा दवाई नहीं हुआ करती थी 1950 तक। लेकिन 1950 के बाद से हर साल 2-3 नई दवाइयां जुड़ती जा रही हैं। तो सर इसमें आपका दोष नहीं है, आपको पता नहीं है अभी साइकियाट्री का फील्ड कितना बढ़ चुका है, उसमें कितनी दवाइयाँ आ चुकी हैं, कितने तरीके की थेरेपी आ चुकी है, कितने इलाज आ चुके हैं। जैसे रेडियोलॉजी में इतना एक्सपांशन हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे फील्ड में एक्सपांशन हुआ है, आपको पता होना चाहिए डॉक्टर होने के नाते। थैंक यू। तो वास्तव में लोगों ने दिमाग की दवाइयों के बारे में इतनी भ्रांतियां फैला रखी हैं, नींद की दवा देते हैं। सच है, नींद की कमी ज्यादातर मानसिक बीमारियों का एक बड़ा लक्षण होता है। सच है, हम भी कुछ नींद की दवाइयां देते हैं। सच है, हमारी अधिकांश दवाइयों से नींद ज्यादा आती है। सच है, एलोपैथी की ज्यादातर दवाइयों से नींद ज्यादा आती है, मेरे को भी आती है। मैं जुकाम की दवाई लेता हूँ सिट्रीजिन, मेरे को बहुत नींद आती है। मैं खांसी का सिरप लेता हूँ, मेरे को बहुत नींद आती है। मेरी बीवी को एनाल्जेसिक ले लेती है, दर्द की दवाई लेती है, मेफ्टालिस का, उससे बहुत नींद आती है। आदमी जब रिलैक्स होएगा तो सोएगा ही, करेगा क्या? रिलैक्स है, शांत है, मस्त है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक नींद की सबसे ज्यादा कॉमनली दवाई जो बिकती है इस देश में, इस इंडिया में, वो है एल्प्राजोलाम। एल्प्राजोलाम मैंने आज तक नहीं बेची।
15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज तक मैंने अल्प्राजोलाम ज़्यादा से ज़्यादा 5 पर्चों की लिखी होगी, जो कि साहब मेरे को तो इसी से काम चलेगा। हमसे ज़्यादा अल्प्राजोलाम एक 8वीं पास, एक 10वीं पास, एक MBBS या एक DM या और लोग लिखा करते हैं, जो कि साइकियाट्रिस्ट नहीं है। तो अगर देखा जाए तो जिनकी दवाइयाँ वो लोग ज़्यादा देते हैं हमसे। यस सुनो। फिर एक सवाल आता है, साहब इन दवाइयों की आदत लग जाती है? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ हाँ लगती है, डेफिनेटली लगती है। मेरे को आज से 30-35 साल पहले, लगभग 35 साल पहले चश्मा पहली बार लगा और मेरे को बोला गया कि चश्मा मत लगाइयो, क्यों? आदत लग जाएगी। मैं उसको कम लगाता था, लगा हटा लेता उसको, कभी कभी लगाता, कभी कभी हटा लेता। मेरा नंबर और बढ़ गया, यहाँ डॉक्टर साहब के पास आया। चलो मैं इसकी पूरी कहानी सुना देता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए और जो भी सुनने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। हाँ, हम लोग पता है दवाइयाँ क्यों नहीं लेते हैं, साइकियाट्रिस्ट की दवाई क्यों नहीं लेते हैं? साइकियाट्रिस्ट नहीं, एक्चुअली हम ज़्यादातर बीमारी की दवाई लेना पसंद नहीं करते। एक्चुअली हम लोगों ने, हमारे मन में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ बनाई हुई हैं जिनकी वजह से हम इलाज लेना पसंद ही नहीं करते। आज से 35 साल पुरानी बात है, मैं अपनी कहानी शेयर कर रहा हूँ। मेरी आंखों को जो दिखता था, मेरे को लगता था कि सभी लोगों को इतना ही दिखता है, लेकिन वो सच नहीं था। क्योंकि मेरे को जब बीच क्लास में पीछे बैठना पड़ा तो मेरे को बोर्ड नहीं दिखा, तो मैंने बगल वाले से पूछा तेरे को दिख रहा है क्या? हाँ मेरे को दिख रहा है। तब मैं आगे आया और आगे आया और आगे आया, तब अब दिख रहा है मेरे को, यार मेरे को तो वहीं से दिख रहा है पीछे से। तब मैंने अपने पापा जी को बोला, मैंने कि साहब मेरी तो आंखों में कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरी आंखें चेक कराओ। आंखों को चेक कराने लेके आए, यहाँ पर डॉक्टर मदन गोपाल सक्सेना जी हुआ करते थे, बहुत फेमस डॉक्टर। वहाँ पे मेरे दिमाग में वही था, जो एक यहाँ पे बहुत सारे मानसिक रोगी यहाँ पे आए, उनकी नहीं, जो बाहर बैठे हुए मानसिक रोगी हैं, जो हर घर के अंदर एक जो मानसिक रोगी है, उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वो साइकोलॉजी मेरी भी थी कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरे को चश्मा लग जाएगा, मेरा मजाक बनेगा, लोग मेरे से मजे लेंगे, लोग मेरे को पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। और मैंने बाहर बैठे बैठे वो जो होता है वो लिखा हुआ रे टे पे ने गे टे मैं न रे पे, आज तक मेरे को याद है। वो 8वीं क्लास में मैंने वो बाहर से ही रट लिया कि डॉक्टर इसको पूछेगा, पढ़वाएगा और मैं इसको अंदर जाके पढ़ लूंगा, क्योंकि वो बाहर लगाया हुआ था और अंदर बैठ के देखना था। मैंने बाहर से उसको रट लिया, जबकि मेरे को इतनी दूरी से दिख रहा था। अंदर गया, देख के हाँ वो पढ़ो, मेरे को नहीं दिखा उसमें एक भी अक्षर, और मैंने वो नीचे रे टैप है मैंने रैप है और वहां तक पढ़ दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ी सी वीक तो है लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप ये दवाई ले लो, चश्मे की अभी जरूरत नहीं। मैं बड़ा राजी हुआ, इंसल्ट से बच गया साहब, लोगों के मजाक से बच गया था, लेकिन रास्ते में अंदर ही अंदर लग रहा था साला मैंने खुद को बेवकूफ़ बनाया, अपने बाप को बेवकूफ़ बनाया है, या उस डॉक्टर को बेवकूफ़ बनाया है, किसी न किसी को तो बेवकूफ़ बनाया है मैंने। 10-15 दिन तक मैं आत्मग्लानि में लगा रहा। एक दिन मैंने फिर पापा जी को बोला, पापा जी मैंने आपको धोखा दिया है। मैंने कहा आपको तो क्या, मैंने अपने आप को धोखा दिया है। कि कैसे? मैंने कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। कोई बात नहीं, चल दोबारा चलते हैं। वहाँ जाके मैंने बोल दिया सर मेरे को एक भी अक्षर नहीं दिख रहा। उन्होंने -3 का मेरे को चश्मा लगा के दे दिया कि इसको अब तेरे को लगातार लगाना है। गाँव में गया, गाँव में मजाक बनी। मजाक सबसे पहले तो ये होती थी, भाई अब तेरी शादी नहीं होगी। चश्मा लग गया, क्योंकि मेरे एक चाचा हैं तो टीचर, वो उनके चश्मा लग गया तो दिक्कत आती थी, उसकी शादी नहीं होगी। क्यों? उसके चश्मा लगा हुआ है। मेरे बापूजी की भी चश्मा शायद तो शादी के बाद लगा हुआ, पोस्टिंग पर लगवाया, पोस्टिंग पर लगा था। नहीं तो शादी में आपकी दिक्कत आती, किसी ने देखा ही नहीं। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता शादी में। अब हमारी तो शादी 10वीं क्लास में। लेकिन उस जमाने की अगर मैं बात करूं तो जिनके चश्मा लग जाता था उनकी शादी में थोड़ा सा मीन में निकाला जाता था। मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं एक साइकियाट्रिस्ट बनने के बावजूद जब मैं मुंबई में पीजी किया करता था, मेरी शादी होने वाली थी। मेरी सासू माँ ने बोला कि बेटा आप चश्मा लगा के नहीं आओगे, जब आप फेरे वेरों पे तोरण मारोगे ना तब आप चश्मा नहीं लगा के आओगे। मैंने कहा नो, मैंने हालांकि कॉन्टैक्ट लेंस बनवा लिए हैं, लेकिन अब तो मैं चश्मा लगा के ही आऊँगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही आऊँगा, मैं झूठा बन के नहीं आऊँगा। तो आज से 35 साल पहले वास्तव में जिसकी चश्मा लग जाते थे उनकी शादी करने में थोड़ा सा जोर आता था। सही है गलत है काका? आता था। अब तो छोटे बच्चों की अब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यही हाल आगे 10 साल में होने वाला है मानसिक रोगियों के लिए भी। आज जिनको मानसिक रोग हो जाता है तो उनके लिए बोलते हैं साहब इसकी शादी नहीं होगी, साहब पता लग गया तो शादी नहीं होगी साहब।
मैं इसलिए छुप छुप के आना चाहता हूँ साहब, मैं रात के अंधेरे में आना चाहता हूँ साहब। मैं बोलता हूँ कि हर घर में एक मानसिक रोगी है। अभी कहा जा रहा है कि 50% बच्चे मानसिक रोगी हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। 30% जनता मानसिक रोगी है। नॉर्मल कहाँ से लाओगे? नॉर्मल कहाँ से लाओगे? कुंवारे रहो, नॉर्मल तो फिर गाय भैंसों से शादी करना। अभी डॉक्टर साहब ने लिखा कि डागुर अगले 10 साल में 50% लोग मानसिक रोगी होने वाले हैं। कहाँ से लाओगे शादी करने के लिए नॉर्मल इंसान? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। बिना चश्मे वाले अगर किसी को चाहिए तो वो आज ज्यादातर या तो अनपढ़ मिलेंगे या कोई दूसरी मजदूरी करने वाले मिलेंगे। अगर कोई वास्तव में पढ़ने वाले हैं तो उनमें से अधिकांश के चश्मे लग चुके हैं। यस नो? छोटे छोटे बच्चों के लग चुके हैं। क्या फर्क पड़ता है किसी के कि चश्मा लगा हुआ है इसकी शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं पड़ता, राइट? नहीं पड़ता। आने वाले टाइम में ये भी हट जाएगा, और जो हटना ही है तो उसको जल्दी से क्यों नहीं हटाएं भाई? जो चीज हटनी है उसको पहले क्यों नहीं हटाएं? इतने दिन तक क्यों बोझ बना के रखें उस चीज को? तो इस तरीके से मैंने वो चश्मा लगाया और मेरे को सुनने को मिला ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने लगाया। मैं ठीक है, जब चश्मा लगे गया तो मेरे को और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। एक्स्ट्रा पढ़ के मैं और ज्यादा क्वालिफाइड होऊंगा तो शादी और आसानी से हो जाएगी। क्यों? बचपन में गाँव में यही चीज हुआ करती थी, भाई शादी होनी चाहिए, बढ़िया, और क्या रखा है, क्यों नहीं? फिर एक चीज आती है, हाँ, तो आदत वाली बात। तो क्या इन चश्मों की मेरे को आदत लगी है या मेरी जरूरत है? जरूरत है। यस नो? मैं आज एसी में बैठता हूँ या पंखे में बैठता हूँ। मैं आज से 30 साल पहले बिना पंखे के पेड़ के नीचे सो जाया करता था। मेरे को पंखे की अब आदत लग गई है या पंखा मेरी जरूरत बन चुका है? एसी की मेरे को आदत लग चुकी है या एसी मेरी जरूरत बन चुका है? राइट? दवाइयां हमारे लिए कई बार जरूरी हो जाती हैं, दवाइयां हमारी जरूरत बन चुकी होती हैं अगर हम बीमार हो गए हैं तो। वास्तव में आदत नहीं लगती। अगर डॉक्टर के अंडर में किसी का भी ट्रीटमेंट होता है तो उसकी आदत हम बिल्कुल नहीं लगने देते। हाँ, खुद कोई लिए जाए, अपने हिसाब से लिए जाए, एक बार दिखाया है और 7-7 साल बाद दिखाया और खुद अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कहीं से भी कुछ भी करता जाए तो हाँ, वो एडिक्ट बन जाता है, डेफिनेटली बन जाता है। फिर एक सवाल आता है, साहब दवाई तो ले लेंगे साहब, लेकिन आपकी दवाइयाँ छूटती नहीं है। अभी कल भी आए थे साहब, मेरा बेटा आपके यहाँ ठीक हो गया था, एक दवाई चल रही है उसकी, अब इसकी माँ है, इसको बीमारी है, हम 1.5 साल से इधर भटक रहे हैं, आपके पास आने से क्यों डरते थे? क्यों साहब? आपके लिए बोला जाता है आपकी दवाइयाँ नहीं छूटती। राइट, बिल्कुल नहीं छूटती। लेकिन आप जरा ये भी सोच के देखिए कि कितनी बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां छूट जाती हैं। डायबिटीज की दवाइयां कितने लोगों की छूट जाती हैं साहब? ब्लड प्रेशर की दवाइयां कितने लोगों की छूट जाती हैं? अस्थमा की, एलर्जी की दवाइयां कितने लोगों की छूट जाती हैं? आंखों की, ये चश्मे की ये दवाइयां कितने लोगों की छूट जाती हैं? अगर इन्फेक्शन की बीमारियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी बीमारियां हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जितनी भी बीमारियां हैं, उनकी दवाइयां आसानी से नहीं छूटती। हमारे आंकड़े हैं कि लगभग 2/3 मरीजों की, यानी लगभग 66% मरीजों की दवाइयां नहीं छूटती। हम खुल के बोलते हैं केवल 33% यानी 1/3 लोगों की ही दवाइयां छूट पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये भी और बीमारियों की तरह आपके केमिकल डिस्टर्ब होने की बीमारी है। हमारी मम्मी की एसिडिटी की दवाई चलती है, छूटी क्या अभी तक? 20 साल से ले रही है, बीच में लेनी ही पड़ती है। पापा अस्थमा की दवाई चल रही है, छूटी क्या अभी तक? चल रही, कम हुई है लेकिन छूटी है। दवाइयां वास्तव में जो इंटरनल अंदर से बीमारियां जो इतनी भी होती हैं, उनकी दवाइयां ज्यादातर नहीं छूटती। फिर भी मानसिक रोगों की दवाइयां तो फिर भी हम कहते हैं कि लगभग 1/3 मरीजों में छूट भी जाती हैं अगर हम उनकी दवाइयां ठीक दें, उनकी साइकोलॉजी को ठीक करें, उनकी विचारधारा ठीक करें, उनका खान पान ठीक करें, उनका रहन सहन ठीक करें। तो जैसे डायबिटीज कंट्रोल में रह लेता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह लेता है, एसिडिटी कंट्रोल में रह लेती है बिना दवाइयों के भी, वैसे ही मानसिक रोग भी 1/3 मरीजों में बिना दवाइयों के भी हम कंट्रोल में रख लेते हैं, नॉर्मल रख लेते हैं। और एक बड़ी समस्या है कि हमारे पास पहुंचते पहुंचते मानसिक रोगी ज्यादातर बड़ी बीमारी का रूप ले चुका होता है। इनिशियल जब लक्षण आने लगते हैं तब डॉक्टर तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तब तक तो वो ज्यादातर भूत प्रेत, देवी देवता, टोना टोटका या फिजिशियन जनरल, जीपी, न्यूरो फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट इधर उधर भटकते ही रहते हैं। और इसलिए जब हमारे पास पहुंचते हैं हम कहते हैं कि अगर किसी की बीमारी 5 साल पुरानी हो चुकी है
तो दवाई छूटने की संभावना 1-8% ही रह जाती है। अगर 5 साल आप बीमार रह लिए तो बीमारी दिमाग के अंदर इतना घर कर जाती है कि फिर उसकी दवाइयां बंद होने की संभावना 1-2% ही रह जाती है। ये आंकड़े बताते हैं। फिर साहब और हमसे क्यों वंचित हैं लोग? लोगों को लगता है कि दवाइयां साइड इफेक्ट करती हैं। लोग बोलते हैं अरे ऐसा साइकोलॉजिक दवाई मत देना, वो साइड इफेक्ट करती है। राइट, करती है। कौन सी दवाई है जो साइड इफेक्ट नहीं करती? आयुर्वेदिक तो नहीं करती है? आयुर्वेद में इसका इलाज है क्या? राजा दशरथ जी अपने बेटे के वियोग में मर ही गए, खाना पीना छूट गया। अगर उस टाइम डिप्रेशन की दवाइयां होती हैं, मैं दावा करता हूं कि अगर उस टाइम ईसीटी यानी शॉट लगाने का इलाज होता, अगर उस टाइम दवाइयां होती तो उनका इलाज हो चुका होता। अर्जुन को भी अवसाद हुआ था, लेकिन उसको एक बहुत बेस्ट काउंसलर मिल गया था कृष्ण के रूप में। उसने उसकी पूरी साइकोलॉजी ऐसे बदल के रख दी थी पूरी। हालांकि 18 दिन लगे थे। हमारे पास भी आते हैं लोग काउंसलर के लिए भी बोलते हैं, खैर ठीक है। तो साइड इफेक्ट तो हर चीज का है काका। साइड इफेक्ट तो आप बैंगन, टमाटर, भिंडी, मिर्ची, दाल, रोटी, सब्जी जो भी चीज खा रहे हो, क्या उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है? उसके अंदर केमिकल्स नहीं आ रहे हैं क्या? वो तो क्लियर कट रिटन है, हार्मफुल केमिकल्स। दवाइयों के ऊपर तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं। दवाई तो टाइम टेस्टेड होती है। दवाई से तो अगर एक भी जने की मौत हो जाती है तो उस दवाई के ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि इससे आदमी की मौत हो गई है, इसको रोको। यस नो? लेकिन उससे ज्यादा लोग तो मिठाई खा के मर रहे हैं। यस नो? उससे ज्यादा तो लोग मिठाई खा के मर रहे हैं, डायबिटीज से मर रहे हैं, नमक खा के मर रहे हैं। नमक पे तो आज तक ठप्पा नहीं लगा, मिठाई पे आज तक ठप्पा नहीं लगा। यस नो? ठीक है, सबके साइड इफेक्ट है, हर चीज के साइड इफेक्ट है। आप सोचिए, देखिए, मैं बोलता हूं आप बिल्कुल डेफिनेटली हमारी दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए उससे फायदे कितने हैं। लोग मरता हुआ आता है, साहब मैं तो आत्महत्या करना चाहता हूँ, मेरा तो जीवन खत्म है, मैं तो मरना चाहता हूँ। और अगले दिन हम उसको दवाई देते हैं और दवाई देते नहीं साहब मैं तो नहीं मर रहा, क्यों मरूं, दिमाग खराब है क्या मेरा? अगर कोई साइड इफेक्ट के डर से अपनी जिंदगी को 10 साल कम कर रहा है, साइड इफेक्ट तो ये हो गया ना, 10 साल कम जिया वो। अगर कोई साइड इफेक्ट के डर से टेंशन में रह रहा है, डिप्रेशन में रह रहा है, दुखी रह रहा है, डेली मर मर के जी रहा है, अरे इसके बजाय तो 4 गोली ले ले यार, जी जी के तो मर। कम से कम मर रहा है उससे पहले डेली तो मत मर। साइड इफेक्ट तो हर चीज का है, हर चीज का साइड इफेक्ट है। आप रोटी खाते हो उसका साइड इफेक्ट है। 1 तारीख, आज कौन सी तारीख हो गई? 10 अक्टूबर हो गई, ये साइड इफेक्ट यानी एक दिन मेरी उम्र कम हो गई, ये भी साइड इफेक्ट है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जीने का। अगर आप जी रहे हो इसका मतलब एक दिन मर भी रहे हो। साइड इफेक्ट तो हर चीज करेगी। हाँ, पुरानी दवाइयाँ ज़्यादा साइड इफेक्ट करती है। जैसे बोला जाता है हमारी कुछ दवाइयाँ हुआ करती थी, इमिप्रामीन या फेनोबार्बिटोन वगैरह, उनका वास्तव में एडिक्शन भी ज़्यादा था और उनकी वजह से कई बार जैसे एक्चुअली क्या होता था कि पेशाब रुक जाता था, उसकी वजह से लोगों को लगता था किडनी खराब होगी। किडनी खराब नहीं होती है, उससे क्या है यूरिनरी रिटेंशन हो जाता था। वो दवाइयाँ आजकल हम कोई बहुत ही रेजिस्टेंट केसेज में या रेयरली कोई 2-4 दिन में एक आध चले कोई देते हैं शायद। क्यों? इमिप्रामीन एंटीडोट कितने लोगों को देते हैं हम? 2-4 दिन में एक आध जने का नंबर आता है, वो भी कोई रेजिस्टेंट है। अदरवाइज आजकल की दवाइयाँ इनका कोई साइड इफेक्ट हमेशा देखते हैं। साइड इफेक्ट वास्तव में नेग्लिजिबल है। बीमारी के साइड इफेक्ट अगर 1000 हैं तो दवाई के साइड इफेक्ट 5 हैं। कई लोग इस वजह से दवाई नहीं लेते कि यार इसकी बजाय तो हम दारू पी लेंगे। मैंने भाई दारू से कितने साइड इफेक्ट हैं? दारू तो क्लियर लिखा हुआ है, हार्मफुल है आपके लिए। क्यों साहब सेठ जी, कितने नुकसान है? दवाई ज्यादा नुकसान करती है दारू? हाँ, दारू 1000 नुकसान करती है। नहीं तो हम काहे को इतनी एलोपैथी, काहे को 6 साल उसमें लगाए, काहे को सारा फिर पीजी करी, काहे को इतना दिमाग खपाया? एक दारू का ठेका खोलते सबके लिए, भैया जो जो टेंशन में, जो जो डिप्रेशन में आ जाओ, एक कोबा ले जाओ, मस्त रहो। क्यों? काहे को सरकार है सीट बढ़ाई जा रही है साइकेट्री की, और ये टेंशन की, और ये हॉस्पिटल खोले जा रही है, मानसिक रोग विशेषज्ञ बनाई जा रही है। दारू का ठेका खोलो, पिलाओ। नहीं है ऐसा। दारू एक्चुअली आपको बहुत जल्दी मार रही है, खत्म कर रही है, खत्म। तो किडनी और लिवर को दारू ज्यादा खराब कर रही है, नहीं कि दवाई। साइकेट्रिस्ट के लिए बोल दिया जाता है भाई, हाँ, साइकेट्रिक मरीजों के लिए कई लोग हमारे पास इसलिए नहीं आते हैं कि साहब हम आ तो जाएं, लेकिन लोगों को लगा कि यार इसकी सोच कमजोर है,
मैं कहता हूँ ठीक है, कह सकते हैं। क्या हमारे शरीर का कोई अंग कमजोर नहीं हो सकता? मेरे कुछ बाल सफेद होने लग गए और मैं शान से कहता हूँ देख मेरे बाल सफेद होने लग गए हैं। मैं शान से बता देता हूँ, एक आराम से बता देता हूँ, भाई मेरा जो हाजमा है वो इतना अच्छा नहीं है कि सब कुछ पचा जाऊँ। मेरी किडनी ऐसी नहीं है कि हर चीज का लोड झेल जाए। मेरी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं है, मेरी मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं है कि मैं 100 किलो वजन को ही उठा दूं। हम आराम से बता देते हैं। तो हमारा मन भी तो दिमाग के अंदर, एक न्यूरॉन्स के अंदर ही रहता है ना कहीं ना कहीं। हम उनके लिए क्यों शर्माते रहते हैं? साहब हम नहीं बताएंगे साहब कि मेरा दिमाग कमजोर है। मेरी बीवी ने एक बार बोला था कि डॉक्टर साहब आदमी सारा सुसाइड कर लेता है, कई बार अपने लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी को या अपने घर वालों को, अपने शुभचिंतकों को, जो उसके खास जिगरी उनको भी नहीं बताता कि भाई मैं मरना चाहता हूँ, मरने के ख्याल आ रहे हैं। और उस दिन से मैंने सीखा मैंने कि अगर कोई लाइफ में कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, मूड खराब है, आराम से अपने काउंसलर को बोल दो कि यार आज मेरा मूड खराब है, आज मैं बीवी से लड़के आऊँ, आज मैं माँ से लड़के आऊँ, आज मैं बाप से लड़के आऊँ, जो भी कुछ है आज मेरे ऐसे ऐसे लग रहा है, मूड खराब हो रहा है, उनको बता दो। कोई बहुत बड़ा पाप कर रहे हो क्या आप लोग? जब तक इस धरती पर रहेंगे आप लड़ते रहोगे, जब तक धरती पर रहोगे आपके जीवन में टेंशन आएंगे, जब तक धरती पर रहोगे, जब तक आप जिंदा रहोगे आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता रहेगा जो आपको पसंद नहीं है। और जो पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप किसी न किसी को तो शेयर कर सकते हो। और अगर कोई भी नहीं है तो आपके पास काउंसलर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके पास आके तो शेयर कर ही सकते हो। अर्जुन के लिए अगर देखा जाए तो अर्जुन जैसा धनुर्धर उस जमाने में कोई था क्या? हैं? दशरथ जैसा महान राजा उस जमाने में कोई था क्या? क्या उनको देख के कोई कह सकता था कि इनकी मानसिकता कमजोर है, इनका दिमाग कमजोर है, इनकी साइकोलॉजी वीक है? लेकिन जब दशरथ जी का बेटा राम गया जंगल में तो वो अवसाद में आ गए, खाना पीना छोड़ दिया। जब अर्जुन को युद्ध स्थल पे ले जाया गया, वहां उसने देखा कि मेरे को मेरे ही काका, चाचा, मामा, फूफा, जीजा सब मारने पड़ेंगे, वो अवसाद में आ गया। क्या उनकी साइकोलॉजी पहले से कोई सोच सकता था वीक थी? या अब उनके ऊपर हम टैग लगा सकते हैं, अरे दशरथ तो यार कमजोर साइकोलॉजी का था, अबे अर्जुन तो कमजोर साइकोलॉजी का था? कोई कहता है क्या अभी? नहीं ना। कोई भी, मैं भी, आप सब भी, सारी दुनिया भी और मैं भी कभी भी किसी भी मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता भाई मेरे को तो ये बीमारी होगी ही नहीं। मैं तो कह के रखता हूँ मेरे स्टाफ को, मेरे पंडित जी, अर्जुन जी सबको कह के रखता हूँ भाई मेरे को अगर ये बीमारी के लक्षण मिले तो मेरे को बता देना। क्योंकि ज्यादातर मानसिक रोगी क्या होता है, जबकि लक्षण आते हैं तो मानते नहीं कि मैं बीमार हूँ। मैं राउंड पे बार बार बोलता रहता हूँ भाई कोई बीमारी के लक्षण दिखे बता देना मेरे को। मैं अपने साइकोलॉजिस्ट को ही बोलता रहता हूँ हाँ कि भाई मेरे को लक्षण दिखे बता देना। तो एक साइकोलॉजी का सवाल, कई लोग पूछते हैं साहब ये साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की या काउंसलिंग की, साइकोथेरेपी की क्या जरूरत होती है? कई बार हम ये करवाते हैं। तो मैं कहता हूं कि एक तो अर्जुन का एग्जांपल देता हूं। अर्जुन और कृष्ण साथ रहते थे, साथ घूमते फिरते थे, साथ उठते बैठते थे। यस नो? युद्ध से पहले भी वो साथ रहते थे। यस नो? और जहां तक मैं मानता हूं, सच क्या है मेरे को नहीं पता, जहां तक मैं मानता हूं कि खुद कृष्ण भगवान अगर अर्जुन की साइकोलॉजी को पहले समझ पाते, युद्ध स्थल से पहले, यानी अर्जुन के डिप्रेशन में जाने से पहले कृष्ण भगवान अगर अर्जुन की साइकोलॉजी को समझ पाते तो क्या पहले ही उसकी साइकोलॉजी को मजबूत करने नहीं लग जाते? यस नो? लेकिन वो भी नहीं समझ सके क्योंकि उन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया होगा। वो भी कब पता चला जब वो अर्जुन बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया, मेरे तो बस हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे हैं, मेरी तो जान सी निकलने लगी है, शरीर में तेज नहीं है, बिल्कुल नींद भूख सब खत्म हो रही है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं तो खुद मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। वो एक सीवियर डिप्रेशन की फॉर्म थी। तब अर्जुन के बारे में फिर कृष्ण को लगा कि यार अब इसका एनालिसिस करना जरूरी है। तब जाके उसकी भाई ठीक है बता क्या क्या लगता है, कैसे लगता है, ये सोच कहाँ से बनी, वो सोच कैसे बनी, ये विचारधारा कहाँ से है, इसके पीछे क्या है। धीरे धीरे उसकी साइकोलॉजी को रीड करता गया, उसकी साइकोलॉजिकल जो बिलीफ सिस्टम थी, जो विचारधारा थी, उसको बदलता गया। 18 दिन लगे कुल मिला के, सुबह से शाम तक लगातार। कल भी मेरे को मेरे एक फैमिली के ही डॉक्टर से किसी से बात हो रही थी, तो पूछा कि आप उनकी साइकोलॉजी बताओ।
तो मैंने कहा यार मैं इतने दिन से मिल रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी परसेंट भी दिमाग में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसकी साइकोलॉजी का असेसमेंट करूँ। जब उसने मेरे को बोला तब मैंने असेस किया, मैंने कहा यार उसके तो ये सारी चीज़ है, इसका मतलब तो ये बीमारी है उसके अंदर, राइट। यानी हम कई बार साथ बैठते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, लेकिन हम उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं करते। मैं मेरे अगर खास जिगरी की बात करूं, दुनिया में मेरे 5 जिगरी अगर कोई हैं, उनमें से जो एक है उसके बारे में भी मेरे को उसकी पूरी साइकोलॉजी पता नहीं थी। हम साथ उठते, बैठते, खाते पीते, सब काम करते। अभी पिछली बार मैंने उसको बुला के लो 1 महीना हुआ है, 1 महीने पहले मैंने कहा भाई तुम अपनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराओ, अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट कराओ। तब जाके पता लगा कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। यानी हमको जैसे पता नहीं चलता, मम्मी है चाहे मेरी बीवी है, बच्चे हैं, उनका मैं हाथ को पकड़े बिना जैसे उनकी पल्स को नहीं बता सकता, मशीन लगाए बिना बीपी को नहीं बता सकता, टेस्ट कराए बिना शुगर को नहीं बता सकता, वेट का मशीन पे खड़े किए बिना वेट को एग्जैक्ट नहीं बता सकता, वैसे ही किसी की साइकोलॉजी को हम देख के नहीं बता सकते। हमको कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं और फिर उसकी साइकोलॉजी में जो गड़बड़ होती है उसको हम डेफिनेटली हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, वो उसको ठीक करते हैं। तो इस वजह से हम ये काम किया करते हैं। देखा जाए तो हम मानसिक रोग विशेषज्ञों को अभी हर चीज का डॉक्टर मान लेना चाहिए। यानी कि हम आपकी साइकोलॉजी ठीक करके, जैसे मैंने अपनी साइकोलॉजी ठीक की सबसे पहले, मेरा वजन 114 किलो था और मैं खुद कई गलत साइकोलॉजीज का शिकार था। मेरी भी कुछ विचारधारा ऐसी थी जिनकी वजह से मेरा खान पीन, रहन सहन सब कुछ वैसा था जिसकी वजह से मैं अस्वस्थता में 3 तरह की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेता था। सबसे पहले मैंने अपनी साइकोलॉजी को ठीक किया, फिर मैंने अपने खान पान को ठीक किया, मैंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ठीक किया, फिर मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को ठीक किया। और अगर मैं देखा जाऊँ तो पिछली 5 साल में किया है। यानी साइकेट्री के फील्ड में तो 15 साल से हूँ, लेकिन मैंने काम किया है पिछले 5 साल से। और मैं अपने बीवी बच्चों को पूछता हूँ कई बार कि अगर तुमको 5 साल पहले वाला प्रदीप डागुर मिले, क्या बच्चों, 5 साल पहले वाला प्रदीप डागुर तुमको मिले और बोल दिया जाए कि अब ये जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी इस 5 साल में मैंने जो अपनी लाइफ को फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली जो बेहतर किया है वो बेहतर तू नहीं कर पाएगा, तू जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, उसी ट्रैक पे जाता जाएगा। अगर मैं वही रहूं तो वो चीज आप पसंद करोगे एज ए फादर, हाँ बच्चों, एज ए सन। मम्मी मैं जो 5 साल पहले था, पापा जी, बच्चों, बीवी गई, हाँ ड्यूटी गई। अगर मेरे को वही 5 साल पहले वाला अगर दिया जाए तुमको, और एक ये दिया जाए, वो दिया जाए और 5 करोड़ रुपए दिए जाए और कह दिया जाए कि ऐसा नहीं बन पाएगा जो मैं आज हूं, तो बताओ आप 5 करोड़ रुपए लेना पसंद करोगे या मैं जो ऐसा हूं आज इसको लेना पसंद करोगे? जैसे आप अभी हो, हैं? आप जो भी ऐसे हो, जैसे अब है, जैसे पैसा क्या है, यानी 5 करोड़ से ज्यादा पैसे का काम अगर देखा जाए, वो पैसे का, मैंने अकाउंट बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी मैंने पिछले 5 साल में अपनी फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल जो या मेंटल पीस है, अपनी फिजिकल हेल्थ जो भी है, जो बेहतर किया है उसकी कीमत 5 करोड़ से भी कहीं ज्यादा, यानी कि अमूल्य है, अमूल्य, डेफिनेटली। तो ये काम डेफिनेटली अगर कोई करना चाहे तो कोई खुद भी कर सकता है, लेकिन मैंने किया है। तो हम साइकेट्रिस्ट लोग वास्तव में अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को छोड़ के, यानी कि कोई इमरजेंसी में हार्ट अटैक हो गया या फिर किसी को कोरोना हो गया, सीवियर कोरोना, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, उन चीज़ों को, इमरजेंसी सिचुएशंस को छोड़ के बाकी सब चीज़ में साइकेट्रिस्ट या काउंसलर का रोल कहीं ना कहीं होता है। मेरे एक दोस्त थे, मेरे एक बार एक मोच आई थी, मैं आया था लगभग 12-13 साल पुरानी बात है, मुंबई से आया था मैं, मेरे मोच आई, मैं ऑर्थोपेडिशियन के पास गया, उन्होंने पता लगा कि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, तो उन्होंने बताया कि यार डॉक्टर साहब ऐसे एक बात बताओ, ये जिनके बार एक्सीडेंट या जिनके एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना, इनके भी साला कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दिमाग में गड़बड़ होती है। मैंने कहा डेफिनेटली सर, एक्सीडेंट के पीछे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानसिकता होती है। यस नो? एक
देखो एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, बहुत अच्छी मानसिकता वाले के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्सीडेंट किसी के साथ बार बार हो रहे हैं, देखा जाए अभी जैसे कोई हेलमेट नहीं लगाता है, कोई नियम से नहीं चलता है, कोई रेकलेस ड्राइविंग करता है, कोई फुल स्पीड में चलाता है, कोई नियम तोड़ता है, कोई उल्टे तरीके से चलता है, कोई रॉन्ग साइड में चलता है, ये सब गलत मानसिकता की निशानी है। तो किसी भी चीज के पीछे एक गलत मानसिकता का रोल हो सकता है। ये सर आप तो माइंड का ये कनेक्शन आपने, डेफिनेटली माइंड ही तो सब चीज को चला रहा है काका। फिर आप आंतों का क्या संबंध है? आंतों का भी संबंध है। आंतों को मैंने बताया ना, आंतों को सेकंड ब्रेन माना गया है। हमारी आंतों के अंदर जो नसें होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, जैसे सीरोटोनिन हुआ, और वो उससे कई बार हमारा मूड अपसेट होता है। आप देख के देखिएगा, कई बार आप 2-3 दिन लेटरिन नहीं जाते हैं तो आपका मूड खराब होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं और फिर हम इरिटेट फ्रस्ट्रेट रहने लग जाते हैं। तो आंतों को वास्तव में सेकंड ब्रेन माना गया है। इसलिए एक बीमारी होती है हमारी इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, यानी जिनकी आंतें हमेशा इरिटेट रहती हैं। कुछ भी खाया पेट में मरोड़े, कुछ भी खाया फटाक से लेकर जाना है, तो यानी जिनकी आंतें इरिटेट रहती हैं। वो आंतें इरिटेट उसी की रहती हैं जिसका दिमाग इरिटेट रहता है, यानी जिसका दिमाग फ्री नहीं रहता, रिलैक्स नहीं रहता, कंफर्टेबल नहीं रहता। तो सभी बीमारियों में कुछ हद तक मानसिकता का रोल होता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य अगर सभी के लिए चाहिए, तो मानसिक रोगों के प्रति जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम हैं, जो मिथ हैं, उनके बारे में खुल के आपको डिस्कस करना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, उनके बारे में शेयर करना चाहिए। फिर भी अगर आपके मिथ हैं तो आप हमारे पास आइए, हमारे काउंसलर के पास आइए, हमारे साइकोलॉजिस्ट के पास आइए, या अपने किसी अनुभवी और कोई है उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। लेकिन इन भ्रम की वजह से, इन मिथ की वजह से, इन गलत धारणाओं की वजह से, इन स्टिग्मा की वजह से अपने जीवन को बेकार नहीं जाने दीजिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य को खराब मत होने दीजिए। ये भी एक अंग है बाकी के शरीर के अंगों की तरह। इसके अंदर भी बीमारी हो सकती है, जैसे आँख, नाक, कान, लिवर, किडनी में बीमारी हो सकती है, वैसे दिमाग के अंदर भी बीमारी हो सकती है। इनका भी आसान इलाज उपलब्ध है। इनका इलाज लेंगे तो आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके देश में, समाज में, सब जगह कहीं ना कहीं एक सुख शांति ही फैलेगी। आपने अपना समय दिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद।